नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑटोमोटिव इंडस्ट्री और मेक इन इंडिया के बारे में। अभी पिछले कुछ दिनों से जो हम सभी सुन रहे हैं, देख रहे हैं और बातचीत भी कर रहे हैं अबाउट बॉयकॉट चाइना एंड मेक इन इंडिया। मतलब बेसिकली जो आत्मनिर्भर भारत बनने का हमारा एक सपना है, अभी हम इस चीज़ के बारे में यूजुअली डिस्कस करते हैं। तो हम बात करते हैं अबाउट चाइनीज़ ऐप्स, मे बी चाइनीज़ मोबाइल फोन्स एंड इन सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बारे में। लेकिन यहाँ पे ऑटोमोटिव सेगमेंट भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब ऑटोमोटिव सेगमेंट जो है वो ना ही सिर्फ इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट टैक्स पेइंग सेगमेंट है, बट ऑल्सो ये बहुत बड़े मात्रा पे रोजगार भी हमें प्रोवाइड कराती है। अब ऐसे में यहाँ पे जो एक इंपॉर्टेंट चीज आता है वो है इंपोर्ट फ्रॉम चाइना। अब जहां तक इंपोर्ट की बात है तो इंडिया और चाइना के बीच में अराउंड $100 बिलियन का ट्रेड होता है, जिसमें से 65% ऑफ जो ट्रेड है वो चाइना की तरफ है एंड 35% जो है वो इंडिया की तरफ है। यानी चाइना जो है कई ज़्यादा चीज़ें हमें बेचता है और हम जो है चाइना को उस हिसाब से काफ़ी कम नंबर। तो ये जो ट्रेड डेफिसिट है एक्चुअल में इंडिया और चाइना के बीच में काफ़ी ज़्यादा है। और इंडियन ऑटोमोटिव स्पेस की जहां तक बात है तो 21% ऑफ ऑटो कंपोनेंट्स जो है वो चाइना से इंडिया में इंपोर्ट किया जाता है, जो कि नंबर 1 स्पॉट पे आता है। चाइना के बाद अगर कोई कंट्री आती है तो वो है जर्मनी, जो अराउंड 15% ऑटो कंपोनेंट्स जो है जर्मनी से इंपोर्ट इंडिया में किए जाते हैं। ना देखा ही होगा, जस्ट जब कोरोना शुरुआत स्टेजेस पे ही था तब आपने देखा होगा कि चाइना के जो ट्रेड फंक्शनिंग्स बंद होने की वजह से इंडिया के ऑटोमोटिव कंपनीज जो है काफ़ी ज़्यादा सफ़र करने लगे थे। और ये सिर्फ चाइनीज या कोई और फॉरेन कंपनीज नहीं, इंडियन कंपनीज भी, कंपनीज लाइक टाटा, महिंद्रा, अशोक लेलैंड, इन सारे कंपनीज को जो है कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत आनी चालू हो गई थी। उनके सप्लाई चेन्स जो है डिसरप्ट हो गए थे बिकॉज ऑफ दिस होल सिचुएशन कि चाइना से इंडिया में जो है इंपोर्ट्स नहीं हो पा रहे थे। तो यहाँ पे चाहे वो इंडियन कंपनी हो, चाहे वो कोरियन कंपनी हो, जापानीज कंपनी हो, जो ऑटो कंपोनेंट्स के ऊपर निर्भरता है वो काफी ज्यादा है चाइना के ऊपर। देखो, इसके प्राइमरीली बहुत सारे रीजंस हैं। सबसे पहला है चाइनीज इंफ्रास्ट्रक्चर। चाइना के पास इस टाइप के ऑटो कंपोनेंट्स को डेवलप करने के बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही वाइड स्प्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कि ऑब्वियस सी बात है इंडिया से काफी ज्यादा डेवलप्ड है। दूसरा है कि वहां पे सब्सिडीज वगैरह भी जो है बहुत ज्यादा है। जो क्वालिटी एंड द प्राइस है वहां पे आपको फेयरली ठीक ठाक क्वालिटी मिल जाती है ऑटो कंपोनेंट्स की अगर बात की जाए, और उसकी प्राइसिंग जो है वो बहुत ज्यादा कम होती है। मतलब उस पर्टिकुलर कंपोनेंट को अगर आप इंडिया में मैन्युफैक्चर करना शुरू भी करते हो तो भी जो प्राइस कंपेटिटिवनेस है वो उतना ज्यादा चाइना के साथ मैच नहीं कर पाता है। एंड लास्टली चाइना के पास जो इकोनॉमी टू स्केल है वो भी कहीं ना कहीं बेटर है व्हेन कंपेयर्ड टू इंडिया। तो जाहिर सी बात है इन सारे रीजंस की वजह से आज तक मेजॉरिटी ऑटो कंपनीज जो है वो चाइना पे डिपेंडेंट रही है फॉर इंपोर्टिंग ऑटो कंपोनेंट्स एट चीपर रेट्स एंड इन मास, मतलब ज्यादा से ज्यादा नंबर्स में जो है इंडिया में इंपोर्ट कराया जाता है। अब पिछले कुछ वक्त में आप लोगों ने देखा ही होगा कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उसको लेकर एक बहुत बड़ा पुश जो है हमें देखने को मिला है। बहुत सारी कंपनीज हैं लाइक बजाज, टीवीएस, जो बड़े कंपनीज हैं उन्होंने तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को डेवलप किया ही है। उसके अलावा कुछ स्टार्टअप कंपनीज भी आई जैसे एथर, जो कि अभी नंबर 1 पे चल रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इन टर्म्स ऑफ लाइक स्टार्टअप्स की अगर बात की जाए। और इसके अलावा भी बहुत सारे कंपनीज हैं लाइक रिवोल्ट, ओकिनावा। तो इन सारे कंपनीज के भी अगर हम पार्ट्स की बात करें तो बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, स्पेशली अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करें जो चाइना से इंपोर्ट कराया जाता है, क्योंकि चाइना के पास जो रिसोर्सेज हैं फॉर डेवलपमेंट ऑफ दीज कंपोनेंट्स वो इंडिया से बहुत ज़्यादा आगे और बहुत ज़्यादा डेवलप भी हैं। एक तो हो गई जो स्क्रैच से डेवलप कराई हुई प्रोडक्ट हमें इंडिया में देखने को मिलती है, जैसे कि चेतक हो गई, एथर 450 होगी, या जो iQube वगैरह है। कुछ ऐसे कंपनीज हैं जो कहीं ना कहीं डोनर व्हीकल्स का भी यूज करते हैं। जो RV400 को रिवोल्ट मोटर्स ने लॉन्च किया था उसका कहीं ना कहीं सिमिलर मॉडल जो है सुपर सो को भी डेवलप करता है। तो क्या रिवोल्ट RV400 और सुपर सो को सेम है? वेल, कुछ हद तक डेफिनेटली। चाइना में ना ऐसे बल्क स्कूटर मैन्युफैक्चरिंग का एक बहुत बड़ा वाइड स्प्रेड बिजनेस है, और वहां पे जो है हमें बहुत सारे ऑलरेडी डेवलप्ड स्कूटर्स, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स जो हैं देखने को मिल जाते हैं। बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स हैं हमारे मार्केट में जो एक्चुअल में कहीं ना कहीं उनकी शुरुआत जो है चाइना में ही हुई होती है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं ओकिनावा की, और इसके बारे में बहुत सारे पॉपुलर पब्लिकेशंस ने भी जो है पॉइंट आउट किया था कि ओकिनावा के जो बाइक्स हैं, अभी जो फिलहाल ओकी 100 एक उनकी फर्स्ट इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल मार्केट में आने वाली है, उसका काइंड ऑफ सेम मॉडल जो है चाइना में भी देखने को मिलता है।
है और वो जो है बल्क बाइंग के लिए अवेलेबल है। $600-700 में जो है वो एक बाइक मिल जाती है और वो बल्क में जो है आप खरीद के इंडिया में इंपोर्ट करा सकते हो। हालांकि जो वो बाइक्स हैं वो अगर डोनर बाइक्स भी होते हैं तो भी जो हमारे इंडिया की स्टार्टअप कंपनीज हैं वो उन पे काफ़ी ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके इंडिया के हिसाब से उनको चेंज करती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो मेजर कंपोनेंट्स हैं वो डेफिनेटली चाइना से ज़रूर आते हैं। कभी कभी पूरी की पूरी बाइक के डिज़ाइन भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हो जाती है। देखो ये एक डिबेटेबल बात ज़रूर हो सकती है और लोग अपने अपने पक्ष जो है रख सकते हैं, लेकिन ऐसे स्टार्टअप कंपनीज को जो है अभी फिलहाल अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में पुश करने के लिए ये जो है एक ऑप्शन रहता है तो वो करते हैं। वो बाद में मे बी इस एक्सपर्टीज को यूज करके अपना R&D को जब और ज्यादा डेवलप कर लेंगे तो वो 100% इंडियन प्रोडक्ट्स भी ला सकते हैं। क्या सिर्फ हमें इंडियन मेक मोटरसाइकिल्स या स्कूटर्स या कार्स ही लेने चाहिए? वेल देखो, एक चीज़ यहाँ पे आपको समझनी पड़ेगी। अगर हम बात करते हैं नॉन इंडियन कंपनीज की, चाइनीज़ नहीं, नॉन इंडियंस लाइक मे बी जापानीज़ और कोरियन कंपनीज की या जर्मन कंपनीज की, तो वो जो है एक काफ़ी बड़े मात्रा में इंडिया में प्रोडक्ट्स लेकर आते हैं। वे इंडिया में मैन्युफैक्चर करते हैं और इंडिया को अपना एक्सपोर्ट हब बना के रखा है। इस वजह से इंडिया जो है बहुत हाई मात्रा में जो है रेवेन्यू भी कमाती है और एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है। साथ में ही यहाँ पे वो इंडिजिनाइजेशन को बहुत ज़्यादा फोकस रखते हैं, तो इंडिया के वेंडर्स भी जो है कहीं ना कहीं अपने प्रोडक्ट्स को डेवलप कर पाते हैं। और इंडिया में सिर्फ कार को मत देखो, बट अगर आप वेंडर बेस को भी देखोगे तो वो भी एक बहुत हाई लेवल पे डेवलप होता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे भी जो है आत्मनिर्भरता मिलने में हमें सहूलियत हो रही है। दूसरी पॉइंट आती है इंडियन मेक कार्स की। इंडियन मेक कार्स की भी अगर हम बात करते हैं लाइक टाटा और महिंद्रा, तो ऐसा नहीं है कि उसमें चाइना के पार्ट्स यूज़ नहीं होते हैं। वहाँ पे भी कई सारे चाइना के इम्पोर्टेड पार्ट्स यूज़ होते हैं, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में ही आपको बताया। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि वो और ज़्यादा डेवलप करें, हम एज अ कंज्यूमर क्या कर सकते हैं? हम कर सकते हैं कि हम इन कार्स को खरीदें। इन कार्स को जितना हम खरीदेंगे, इनके बाइक्स को जितना हम खरीदेंगे, ऐसा नहीं है कि कंपनीज जो है सिर्फ चाइना को ही बेस मान के बैठी है। हर कंपनी जो थोड़ी सी भी इंडियन मार्केट को लेके सीरियस है वो डेफिनेटली इंडिया में अपने इंडिजिनाइजेशन को बढ़ाने में काफ़ी ज़ोरों शोरों से काम कर रही है। आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपके ओपिनियन में क्या चीज़ें जो है इंडियन ऑटोमोटिव स्पेस में और चेंज होनी चाहिए ताकि 100% आत्मनिर्भरता जो है आगे चल के हमें देखने को मिल जाए। विद दैट केस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में। जाने से पहले जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, ऑलवेज फास्ट, सीरियस एंड ड्राइव एंड ऑलवेज वेयर प्रोटेक्टिव गेट्स एंड हेलमेट वैल्यू राइट। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड ऑलवेज ट्रैफिक।